हेलो एस्पिरेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने सीडीएम पार्ट वन देख लिया है, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द फेज वन विच टुक प्लेस इन छत्तीसगढ़ और इंडिया में क्या हो रहा था। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो सेकेंड फेज में जब जाता है तो क्या होती है चीज़ें, कैसे होती है चीज़ें। सो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो फर्स्ट फेज था डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह से शुरू हुआ था, इजंट इट। डांडी मार्च हमने पढ़ा था, उसी में देखा कि हमने छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ला हो या धमतरी में जो नारायण राव मेघावले हो, चाहे वो बिलासपुर की बात हो रही हो, सब जगह वहां पे लोगों ने केमिकल के थ्रू सॉल्ट बनाया। इसके साथ साथ होता यूं है कि ब्रिटिशर्स को समझ आता है कि ये मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा एनर्जाइज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा फेलियर की ओर जा रहा है। क्या समझ आता है ब्रिटिशर्स को कि ये मूवमेंट जैसा एक मास मूवमेंट एनसीएम था या स्वदेशी मूवमेंट बना था, वैसा ये मूवमेंट बन नहीं पा रहा है, पैन इंडिया ये मूवमेंट फेल हो रहा है। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मतलब, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त रिप्रेसिव पॉलिसी लगाई। रिप्रेसिव पॉलिसी मतलब दबाने की कोशिश की। उन्होंने महात्मा गांधी सहित सभी जितने बड़े लीडर हुआ करते थे उस टाइम पे, सबको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। इस सिचुएशन में मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने एक नया सिस्टम शुरू किया। देखिए, कभी भी कोई मूवमेंट होता है, वो अगर लीडरलेस हो जाए तो मूवमेंट एंड कर जाता है। जब भी एक मूवमेंट चलता है तब उसका लीडर उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस रिप्रेजेंटेटिव के ही वजह से इतना जो भीड़ होता है, प्रोपोगेशन होता है विद द द जो आपका जो जैसे जैसे आप देख सकते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब एक अन्ना हजारे वाला, अभी अब रिसेंट में तो आपको ये समझ आएगा, जो जो दिल्ली में अन्ना हजारे का लोकपाल बिल वाला आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे वाज द फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो वो लीडर थे, अगर वहां अन्ना हजारे, केजरीवाल, दो चार जो बड़े लीडर हुआ करते थे, वो नहीं होते तो ये मूवमेंट इतना बड़ा हो पाता क्या। तो यही उस टाइम पे भी सिनेरियो था, जब मूवमेंट लीडरलेस होता है तो मूवमेंट बड़ा और नहीं बन पाता। अब कांग्रेस को समझ आ गया कि सारे जो उनके बड़े लीडर हैं वो चले गए हैं जेल के अंदर। जब वो जेल के अंदर हैं तब क्या किया जाए, तब उन्होंने चालू किया द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्टेटर्स। ठीक है। अब ये कौन थे डिक्टेटर्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा, डिक्टेटर डिक्टेटर की बात कर दे रहे हैं सर ताबड़तोड़ टाइप से, तो डिक्टेटर कौन होंगे। इजेंट इट कि कोई डिक्टेट कर देगा कांग्रेस से आके, नहीं नहीं, समझते हैं। हु आर द डिक्टेटर्स, क्वेश्चन अराइजेस हियर, हु आर द डिक्टेटर्स। ये कार्यकर्ता ही हुआ करते थे, पहले ये समझ लो, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे, फ्रीडम फाइटर ही हुआ करते थे। इन्हें डिक्टेटर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कंप्लीट अथॉरिटी दी गई थी, क्योंकि सारे लीडर तो जेल के अंदर थे। तो इन डिक्टेटर्स को डिक्टेटर्स इसलिए बोला, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, डिक्टेट करना, आप कैसे करेंगे। उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव कोनोटेशन में देख लेते हैं वर्ड पॉलिटिक्स में, कि डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब कि आपको बता रहा है वो कि क्या कैसे करना है। इसलिए इनको, क्योंकि मूवमेंट में उस टाइम कंटिन्यूटी बरकरार रखनी थी और कंप्लीट अथॉरिटी किसी ना किसी को देनी थी, क्योंकि ये सब पैन इंडिया लीडर नहीं हुआ करते थे, जो डिक्टेटर हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको जब दी गई तो एक पावरफुल पोस्ट बना के दिया गया कि अब इसकी बातें सब सुनेंगे। दे वर नॉट डिक्टेटर इन द पॉलिटिकल सेंस, बी क्लियर अबाउट दैट, नॉट इन द पॉलिटिकल सेंस, बट अ लीडर फॉर द मूवमेंट। व्हाट वर दे, अ लीडर फॉर द मूवमेंट। ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर टाइम में जैसे ही एक लीडर या एक डिक्टेटर अरेस्ट होता था एक जगह से, अगला डिक्टेटर कमांड ले लेता था। तो इससे क्या हो रहा था, लीडरलेस नहीं हो रहा था मूवमेंट। जैसे मान के चलिए आपको बना दिए सेंट्रल प्रोविंस का डिक्टेटर, नहीं नहीं आपको बनाएंगे, आप जेल कैसे जाएंगे। किसी और को बना दिया, आपके दोस्त को बना दिए सेंट्रल प्रोविंस का डिक्टेटर, उसको ले गए ब्रिटिशर्स जेल में, फिर आप बन गए डिक्टेटर। तो वैसे ही कंटिन्यूटी बनी रहे, इससे ब्रिटिशर्स को समझ ही नहीं आता था कि किसके पीछे क्या करें हम। ठीक है, प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, एक डिक्टेटर को पकड़े दूसरा बन जाए, दूसरे को पकड़े तीसरा बन जाए। तो माहौल थोड़ा सा चलता रहा कंटिन्यूटी में। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में डिक्टेटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, डिक्टेटर से रिलेटेड चीजें। हमारा रीजन जो उस समय मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, वहां पे पंडित रविशंकर शुक्ला को 14 जनवरी 1932
डेट याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 14th of Jan 1932 was the date when Pandit Ravi Shankar Shukla was made the first dictator of मध्य प्रदेश। ये आपको यहाँ समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट जो है, ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एमसीक्यूज में आता है कि हु वाज द फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ छत्तीसगढ़। तो आपको याद हो गया है पंडित रविशंकर शुक्ला। डेट भी पूछा जाएगा तो 14th of January 1932। ठीक है, लेट्स लुक एट सम ऑफ द की डिक्टेटर्स एंड देयर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन छत्तीसगढ़। सबसे पहला मैं बताया आपको कि पंडित रविशंकर शुक्ला वाज द फर्स्ट डिक्टेटर। फर्स्ट डिक्टेटर बनने के बाद उन्होंने 29th of January 1932 को पेशावर डे लीड किया था। उस टाइम पे 29th of January को पेशावर डे, अब यार इसको मत पूछना सर पेशावर डे क्या था, क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है आज की डेट में और ये पहले इंडिया का हिस्सा था। पेशावर में कुछ हो रहा था, रिप्रेशंस हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा एक सिनेरियो था। जैसे राजबंदी डे किया था हमने, याद करो लास्ट हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें जब सीडीएम में एक वीक बताया था मैंने, उसमें मैंने बताया था आपको एक गढ़वाल दिवस, गढ़वाल डे। तो ये सब चीजें क्या हो रही थी, गढ़वाल रीजन जो उत्तराखंड का वहां कुछ हुआ था इसलिए गढ़वाल दिवस बनाया गया। वैसे ही यहाँ पे पेशावर में कुछ हुआ था, अब कुछ हुआ था वो आपको नहीं जानना है यहाँ पे। वो जो हुआ था उसके लिए 29th of January को इन्हीं के लीडरशिप में पेशावर डे बनाया गया था, मतलब लीड किया था इन्होंने उससे कॉन्टेक्स्ट में। ये हो गए आपके फर्स्ट। सेकंड कौन हो गए, तो सेकंड आपके होंगे पंडित सुंदर लाल शर्मा। सब बड़े नाम है, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए, पंडित सुंदर शर्मा। ठीक है, इन्होंने रायपुर में एक छोटा सा प्रोटेस्ट टाइप का ऑर्गेनाइज किया था जब ये डिक्टेटर रहते हैं। इनके लिए डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले के लिए डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बनते हैं आपके शंकर राव गानूवाले। ठीक है, शंकर राव बनते हैं इसके बाद। अच्छा, ये सारी चीजें पीडीएफ जो मैंने बनवाया है ना, आप नोट्स लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो दे रहा हूँ तो बेस्ट है। बट आपको कुछ लोग होते हैं सर हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो वो पीडीएफ में हर चीज कवर अप है, A to Z टेब्यूलर फॉर्म में है, कहीं अवेलेबल नहीं होगा आप लोगों को वो फॉर्म में। आप जो देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा, इतना इजी फॉर्मेट में वो चीजें हैं, आप सामने रखे भी होंगे तो आपको फील हो रहा होगा एवरीथिंग इज देयर। शंकर राव बनते हैं तीसरे। इन्होंने भी काफी सारे प्रोटेस्ट को लीड किया छत्तीसगढ़ में। अब जो मैं अगला चौथा नाम लूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक लेडी हैं और ये पहली लेडी डिक्टेटर बनती हैं। लिसन केयरफुली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। शी वॉज द ओनली फीमेल डिक्टेटर एंड लेड द मूवमेंट इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन थी ओनली फीमेल डिक्टेटर, तो आपको याद रहना चाहिए ओनली फीमेल डिक्टेटर वॉज राधा बाई। दीज पर्टिकुलर थिंग्स shows us the active participation of women in our region। इसका मतलब अगर एक वुमेन को भी डिक्टेटर बनाया गया छत्तीसगढ़ में तो आप सोच सकते हो शी वाज हैविंग द स्ट्रेचर एट पार विद सुंदरलाल शर्मा जी एंड पंडित रविशंकर शुक्ला, तभी तो इनको बनाया गया। तो आप समझ रहे हो कि लेडी थी उस टाइम पे, जो फीमेल्स थी उस टाइम पे, उनका भी कितना ज्यादा प्रभाव था, कितना ज्यादा इफेक्ट था हमारे छत्तीसगढ़ पे। देन द नेक्स्ट इज माधव प्रसाद। माधव प्रसाद जी को नेक्स्ट बनाया जाता है, और ये आखिरी के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। माधव प्रसाद बनते हैं, फिर राम नारायण मिश्रा, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लीजिए, राम नारायण। इसलिए और अच्छा, ये राम नारायण मिश्रा को हर्षुल भी बोला जाता था, याद रखिएगा, हर्षुल। ठीक है, अभी आगे इनका नाम फिर आएगा। लेटर बॉम्ब ट्रेजेडी हम पढ़ेंगे, लेटर बॉम्ब स्कीम है एक 1932 का, उसको भी इन्होंने ही प्लान किया था, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे थोड़े देर में। ठीक है, तो राम नारायण हर्षुल इनका सब नेम था, पेट नेम था, बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक बनते हैं ब्रह्मदेव राय, सॉरी ब्रह्मदेव दुबे, और इन्होंने बंदी दिवस को प्रोटेस्ट को लीड किया था, बंदी दिवस। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये 8वें डिक्टेटर रहते हैं हमारे, 7वां लिख रहा हूँ क्योंकि एक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, और ये होते हैं लक्ष्मी प्रसाद तिवारी।
अब इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट हमेशा याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आ गया कि हु वाज द लास्ट डिक्टेटर हु वाज अपॉइंटेड एज द डिक्टेटर इन मध्य प्रदेश, तो वो आपके लास्ट डिक्टेटर थे लक्ष्मी प्रसाद तिवारी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ वानर सेना। 1932 का ही टाइम रहता है ये। ठीक है, हमने बिलासपुर में वानर सेना के बारे में सुना था पहले, देवरस जी ने जो बनाया था, वासुदेव देवरस ने, बट रायपुर में अभी तक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब ये ऑर्गेनाइजेशन रायपुर में भी स्टैब्लिश हो रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या था, व्हाट वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये बच्चों और यंग जो बॉयज होते थे उनका एक ग्रुप था जो मूवमेंट को सीक्रेटली हेल्प करता था। क्या करता था, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों के ऊपर उतना शक नहीं होगा। भाई ये तरीके होते थे, कैसे करोगे, कोई जैसे अब बहुत भयानक काम नहीं कर रहे हैं वो, अब कोई पॉम्पलेट है, कोई लेटर लेके जाना है, तो बच्चे अपने बस्ते में ले, झोला में ले लिए, स्कूल जाते टाइम और लेके दौड़ते 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 जाके दे आए उधर उधर। तो ये मूवमेंट को हेल्प करने के लिए वानर सेना को बनाया गया था। इनका काम था पोस्टर चिपकाना, पैम्पलेट्स बनाना, समझ रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे वो बच्चे कर सकते थे। पोस्टर चिपका सकते थे, दे दिए बच्चों को 500 पोस्टर, चिपकाओ बच्चों, एकदम दाबड़ तो दौड़ रहे हैं यहाँ से वहां, बच्चे बाल्टी में लेके जो चावल का बना हुआ गोंद होता है और लगा दिए पूरे घर ही घर में पोस्टर। ठीक है, ये काम था उनका। अब पोस्टर पहले तो ऐसा नहीं ना, प्रिंटिंग प्रेस हर जगह ऐसा नहीं था कि गए वहां पे 1 रुपए में फोटोकॉपी निकाल दो भैया, बनाना पड़ता था हाथ से। तो वो पॉम्पलेट्स बनाया करते थे, सीक्रेट मैसेजेस को डिलीवर करने का काम किया करते थे ये वानर सेना के बच्चे। जैसे आज की डेट में आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन होते हैं, मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, वैसे ही ये बच्चे सीक्रेट मैसेजेस को फॉरवर्ड करा करते थे, समझ लो आप लोग। ठीक है, तो की डिटेल्स इसमें क्या याद रखनी है कि फरवरी 1932 को ये रायपुर में चालू होता है। मेन सेंटर काफी बार क्वेश्चन में पूछा है, वो था ब्राह्मणपारा रायपुर। ठीक है, ब्राह्मणपारा रायपुर। एक नाम मैं बता रहा हूं आप लोग को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन थे फाउंडर इस पर्टिकुलर वानर सेना के। तो वो थे बली राम दुबे, जिनका नाम था बली राम दुबे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बली, फाउंडर थे राम दुबे, और आजाद भी बोलते थे, आजाद। ठीक है, इन सब चीजों को डायरेक्ट कौन करे थे, तो डायरेक्टर थे इसके पूरे यति यतन लाल जैन, ये महासमुंद वाले ही हैं डायरेक्टर। और इन लोगों ने अंडरग्राउंड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में काफी हेल्प किया था। एक इंसिडेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा समझ लेना, इमेजिन दिस सीन, थोड़ा सोचने की कोशिश करना जब मैं बोलूंगा। ठीक है, 28 अगस्त 1932 को रक्षाबंधन था। क्या था, 28 अगस्त 1932 में रक्षाबंधन का दिन था, भाई बहन का त्योहार। राखी जिसमें बंधवाते हैं आप बहनों के पास जाके, आपको मिलती है वापसी में मिठाई, आप देते हैं वापसी में पैसा, ऐसे ही होता है ना। मजा तो आता है इस त्योहार में बहुत। अच्छा, आजकल तो कभी कभी वो त्योहार, रक्षाबंधन का जब त्योहार मनाते हैं तो मुहूर्त मुहूर्त आने लगा है, रात के 12 बजे बनवा लो, सुबह 7 बजे बनवा लो, 8 बजे, मतलब अलग ही चल रहा है। दिन भर आपको नहीं, टेंशन हो जा रहा है आजकल नए नए मुहूर्त से। तो एक बार तो मेरे को याद है 7-8 साल पहले ऐसा टाइम था कि रात का मुहूर्त था, तो हमने अपनी बहनों से जाके रात के 12 बजे राखी बंधवाई। अब बताओ, कोई मजा आएगा रात के टाइम राखी बंधाने में? मिठाई भी खाने में मजा नहीं आएगा उस टाइम। खाना खाने के बाद कितना मीठा खा लोगे तुम? अब 10 जगह जा रहे हो तो 10 अलग अलग मिठाई खाने के लिए तुम खाना नहीं खाओगे, तुम खा लिए 10 बजे खाना, उसके बाद तुम जा रहे हो कहीं, ये वाला समझ नहीं आता मेरे को। मेरा तो ऐसा माना है दिन भर राखी बंधवाओ, घूम घूम के राखी बंधवाओ। ठीक है, और एक एक घंटे के गैप में राखी बंधवाओ अलग अलग बहन के घर में जाके, तो फिर आपके पेट में जगह भी रहेगी खाने के लिए। तो ऐसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 28 अगस्त 1932 का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। पुलिस ने वानर सेना के मेंबर्स पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या कर दिया, वानर सेना के मेंबर्स पर लाठी लेके लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बली राम दुबे, आजाद और रामधर नाई, दो नाम
बली राम दुबे और रामधर नाई, दो लोग हुआ करते थे, उनको जेल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। पंडित रविशंकर शुक्ला जी के सन थे भगवती चरण शुक्ला और अंबिका चरण शुक्ला, इस एक्टिविटीज में ये भी शामिल हुआ करते थे। अगर क्वेश्चन में आएगा कि ये दो बच्चे किनके थे, जो बोल रहा हूं मैं, भगवती चरण शुक्ला और अंबिका चरण शुक्ला, तो ये पंडित रविशंकर शुक्ला जी के ही बच्चे थे और ये भी इस वानर सेना के मेंबर हुआ करते थे और काफी एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। तो दिस शोज कि फैमिलीज ने भी इस मूवमेंट में सेक्रीफाइस किया है उस टाइम पे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ला वाज अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इंसिडेंट यही था कि रक्षाबंधन के दिन लाठीचार्ज हो गया। ठीक है, और उनको जेल में किसको डाला गया, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, बलीराम दुबे एंड रामधर नाई। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इसी टाइम पे जो हर्षुल की बात की थी, राम मिश्र हर्षुल राम नारायण, आपका राम नारायण मिश्रा, जिनको मैंने हर्षुल भी बोला था, इनके साथ क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत खतरनाक काम किया जिसको हम नाम से जानते हैं लेटर बॉम्ब स्कीम। व्हाट वाज दिस लेटर बॉम्ब स्कीम 1932? डरने की बात नहीं है, एवरीथिंग इज देयर इन नोट्स। ठीक है, एवरीथिंग देयर इज नोट्स, नोट्स में सब चीजें हैं, आपको बस शांति से समझना है चीजें कि कहाँ क्यों कैसे हो रहा है चीजें। ठीक है, अब ये लेटर बॉम्ब स्कीम 1932 का पर्पस क्या था, सबसे पहले समझना है हमको, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स। तो ब्रिटिश लॉयल्टीज और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को वार्न करने के लिए, डराने के लिए, थोड़ा सा वार्निंग टाइप का देने के लिए ये एक सिंबॉलिक अटैक था, जानलेवा अटैक नहीं था ये। ठीक है, अब क्या था ये समझते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, हु एग्जीक्यूटेड, या किसने इस लेटर बॉम्ब स्कीम को पूरा क्या किया, तैयार किया और चलाया। तो नाम याद रखना, 100 बार नाम बता रहा हूं मैं बार बार, राम नारायण मिश्रा। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा या फिर हर्षुल करके लिख देगा उसके बदले, दोनों में एक ही आदमी है, वो टिक करना उन्हीं का नाम। अब प्लान क्या था थोड़ा ये समझते हैं। उन्होंने एनवेलप में स्मॉल फॉस्फोरस, थोड़ा सा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस इज अ केमिकल, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, पढ़ते हैं मतलब बचपन में तो पढ़े ही ना, फॉस्फोरस इज अ केमिकल। तो क्या करते थे, ऐसा लेटर है, लेटर के एक साइड में फॉस्फोरस ऐसे लगा दिए, फॉस्फोरस का सॉल्ट आता है, और उसको सील कर देते थे, एक्सप्लोजिव बेस्ड सील कर दिया जाता था उसको। जब कोई भी उस एनवेलप को खोलता था तो उसमें से धुआं निकलने लगता था और हल्की सी आग भी लग जाती थी। तो फास्फोरस थोड़ा सा जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो आग लग जाती है, तो उसको ऐसे भर के बंद कर देते थे, एकदम सील कर देते थे। जैसे ही कोई खोलता था वैसे ऐसे ऐसे, लेटर कैसे खोलते, लेटर आया ऐसे आप फाड़े, फाड़ने का ऐसे खोले, खोले टेंशन हो गया, एकदम जल रहा है ऐसे आग वाग टाइप से, तो ऐसे टाइप से था ये। कई लोग का तो मुंह भी जल गया उसमें, जलना भी था ब्रिटिशर्स का। तो इफेक्ट क्या हुआ इसका, बहुत से ब्रिटिश लॉयल्टीज का मुंह बर्न हो गया, इंजरीज आ गई इन लोगों को। राम नारायण मिश्रा जो हर्षुल थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके बाद ब्रह्मदेव दुबे ने कमांड संभाल ली इस पर्टिकुलर लेटर बॉम्ब स्कीम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंसिडेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नॉन वायलेंट नेचर से थोड़ा सा अलग था, बट इट शोज द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग द पीपल और रेडिकलाइजेशन अमॉन्ग सम सेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। जो सिविल डिसोबीडियंस, हमको सिविल तरीके से डिसोबीडियंस करना था, बट ये थोड़ा सा अलग था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर सिविल डिसोबीडियंस बोल के आप यहाँ पे नॉन वायलेंस में बात कर रहे हो और वायलेंस वाली चीज, हो गया थोड़ा सा। रिवॉल्यूशनरीज थे और रिवॉल्यूशनरीज में जब एजिटेशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, रेडिकलाइजेशन होता है, तो चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं ऐसी। तो ऐसा हुआ था, कब हुआ था ये जो पूरा लेटर बॉम्ब स्कीम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1932 में नॉन आपका सीडीएम के टाइम ही हुआ था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बंदी दिवस। जो बंदी दिवस हमने बोला था, बंदी दिवस कब होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट यही क्वेश्चन बनती हैं और आप बोल्ड हो जाते हो कि बड़ा बड़ा चीज पढ़ देते हैं और ये छोटी छोटी चीजों को हम स्किप करके जाते हैं, चलो देख लेंगे ना यार, ये तो आएगा, तो कहाँ आएगा, एक छोटा सा टॉपिक के टाइप से आ जाती है क्वेश्चन, यहीं से 1 और 2 नंबर से तो पूरा हिसाब हो जाता है। बंदी दिवस, प्रिजनर्स डे, When was this celebrated? 4th of August 1932 was the time. रायपुर था इसका लोकेशन, रायपुर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और लीडर जिसके, जो इनके जेल जाने के बाद जिनको लीडर बनाया गया था, ब्रह्मदेव दुबे, वही यहाँ पे लीडर बनते हैं, ब्रह्म
ब्रह्मदेव, ये रायपुर में काफी एक्टिव थे ब्रह्मदेव दुबे। दिस पर्टिकुलर डे जो आपका 4th of August 1932 में प्रिजनर्स डे बनाया गया था, दिस पर्टिकुलर डे वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स एंड ब्रिटिश रेप्रेशन दैट वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन द सीडीएम सेकंड फेज। तो पूरे इंडिया में जो हो रहा था वो सब में बहुत दिक्कतें थी, प्रिजनर्स जेल में डाल दे रहे थे सबको, उठा उठा के डिक्टेटर्स को, इसको उसका। तो ब्रह्मदेव दुबे ने उस पर्टिकुलर टाइम में एक पब्लिक मीटिंग की और उसके दौरान उनका भी अरेस्ट हो गया। अरेस्ट करना तो बहुत आसान काम था इनके लिए। तो ये मीटिंग एक्चुअली इसीलिए थी कि अरेस्ट क्यों हो रहे हैं देश में हमारे, दबा के अरेस्ट कर रहे हो हमारे लीडर्स को सब आप करके। ऐसा ब्रह्मदेव दुबे ने रायपुर में एक मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग में माइक पकड़ के बोल रहे थे तो आए पीछे से दौड़ते हुए पुलिस वाले ब्रिटिशर्स के, चलो भैया हमारा काम है जेल लेके जाना, तो जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट थी उनको भी जेल लेके चले गए। तो ऐसा कुछ माहौल था उस टाइम ब्रिटिश टाइम पे, तो आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। इसी टाइम पे खादी वर्सेस पुलिस वैंडलिज्म का एक बहुत जबरदस्त स्टोरी यहाँ पे समझ सामने आता है। हुआ क्या था, ब्रिटिश जो पुलिस की ब्रुटैलिटी थी उनमें एक सिंपल, जैसे आप छोटा सा सिंपल एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट भी कर रहे होगे ना, उस पे भी आपको प्रोटेस्ट की उस पर्टिकुलर टाइम में पुलिस की ब्रुटैलिटी देखने को मिलती थी। पुलिस आके लाठी चार्ज कर देती थी छोटे छोटे प्रोटेस्ट पे और जेल भी डाल देती थी। तो मध्य प्रदेश में एक क्या हुआ, मध्य प्रदेश में एक जगह थी, वहां पे लोगों ने डिसाइड किया कि खादी पहना जाएगा सिर्फ। तो खादी पहनने के लिए पुलिस वहां आके मर्सीलेसली उनको मारती है वहां पे, ठीक है। उसी टाइम पे बिसाहू तेली को बलौदा बाजार में खादी पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जब, तो उनको 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। दिस पर्टिकुलर थिंग शोज दैट कि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं था उस टाइम पे, इट वॉज द सिंबल ऑफ रिबेलियन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे आपको मैं सिंपल से समझा रहा हूं, जैसे आज की डेट में काला झंडा दिखाते हैं लोग, किसको, काला कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कोई नेता जा रहा है कुछ जा रहा है, तो आप सोच के देखो सफेद कलर का खादी का जो कपड़ा था वो ब्रिटिशर्स उससे कितना डरने लगे कि जब मध्य प्रदेश में लोगों ने प्रोटेस्ट किया खादी पहन के तो उनको वहां पे लाठीचार्ज करके मारा गया। जब रायपुर में हमारे यहाँ बिसाहू तेली, नाम याद रखना, बिसाहू तेली ने बलौदा बाजार में, सॉरी बलौदा बाजार में जब खादी पहन के प्रोटेस्ट किया तो उनको भी अंदर कर दिए 10 दिन जेल में, क्योंकि वो डर रहे थे। जहां खादी पहना आदमी दिख रहा था वो दैट वाज द वो क्या दिखा रहा था, खादी द स्वदेशी थिंग, हमारा खुद का चीज है वो, हमको नहीं मांगता तुमको यहाँ रहने का, हमको नहीं मांगता तुम्हारा सपोर्ट, हमको नहीं मांगते तुम्हारे इंडस्ट्रीज की चीजें, ये शो करता है ना खादी। तो इसीलिए ये बहुत डर गए ब्रिटिशर्स, और इतनी छोटी छोटी चीजों पे कोई खादी का कपड़ा पहना है उनको रिप्रेस करने लगे वहां पे। Then we see at that particular CDM के second phase में the active participation of women. What was this particular thing? तो थोड़ा समझते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन इस फेज में बहुत स्ट्रांग था। ये सब मेंस में भी आप लोग लिखोगे तो बहुत क्वेश्चन में काम आएगा कि खादी के कपड़ों में आप लोग क्या कर रहे हो, खादी के कपड़े में लोगों को पकड़ लिया जा रहा है, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन को भी आप मेंस में लिखोगे। ये सब बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब 12 फरवरी 1932 को केटकी बाई, रुक्मणी बाई और दूसरी वुमेन्स थी कुछ कुछ, उनको क्या किया गया, एक कीकाबाई करके थी, उनके शॉप के सामने इन लोग जाके क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे, सबको वहां से उठा लिया गया, ठीक है। बहुत सारी वुमेन एजिटेटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया वहां पे। केकाबाई जो केजाबाई थी, मंटोरा बाई थी, मुक्तिबाई थी, फुटनिया बाई थी, दीज वुमेन वर द साइलेंट हीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। तो नाम याद रखना आप लोग को, नोट्स में आपको दिख जाएगा, मैं लिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। केजाबाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटनिया बाई, किससे सब रिलेटेड है ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा। 4-5 नाम दे देगा आपको, 4-5 नाम में आपका क्या कर देगा, इसमें बोल देगा कि एक कोई एक्स्ट्रा नाम कोई बाई का डाल देगा और बोल देगा कि आप ऑड वन आउट टाइप का पकड़ो, हु वाज नॉट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो नाम याद रखना, केजा बाई, मंटोरा बाई, मुटकी बाई और फुटनिया बाई, ठीक है। तो ये सारे बहुत जबरदस्त वुमेन्स थी जो लोगों का पार्टिसिपेशन CDM 2 में हमको देखने को मिलता है। अब मैं एक टाइमलाइन आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स हुए थे, क्या क्या हुए थे मैं बस सीधा आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि इवेंट में ना कुछ ज्यादा याद रखने की चीजें नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 10th of January
1932 मैं लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बता दे रहा हूँ पहले ही। 10 जनवरी 1932 में किसान सभा सेशन एट चांदनी चौक रायपुर में होता है, हु वाज प्रिसाइडेड बाय ठाकुर प्यारेलाल। तो यहाँ ऐसे ही लिख लेना जैसे लिख रहा हूं मैं, किसान, क्या मैच द फॉलोइंग टाइप में आ जाएगा। सभा सेशन कहाँ हुआ, चांदनी चौक रायपुर, और कौन इसको प्रिसाइड किए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सब ना आपका क्या है, 1932 के टाइम पे सीडीएम सेकेंड फेज में ही चल रहा है। 29 जनवरी 1932 में पेशावर डे बनाया गया, ये तो मैंने बताया, ये पेशावर डे। और इसको कौन लीड किए थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, देन द नेक्स्ट वॉज फरवरी ऑफ 1932 में कांग्रेस वॉलेंटियर जो प्रोसेशन कर रहे थे दुर्ग में, वो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने लीड किया। ठीक है, वहां पे तो याद रखिएगा दुर्ग में वहां पे कांग्रेस ने धरना वरना दिया था, जिसके लीडर थे नरसिंह प्रसाद। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम लोग ब्रिटिश चालू कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो मैंने आपको दुर्ग में क्या क्या लीडर थे रायपुर में उसको रट लेना। अभी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल आपको ये भी याद नहीं आएगा कि 1932 में इन्होंने ये यहाँ पे दुर्ग में थे कि नहीं थे। तो जब ऑप्शन देंगे ना उसमें चार में एक रायपुर से देगा, एक दुर्ग से देगा, एक बिलासपुर से, एक मुंगेली से दे दिया। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको समझ आ रहा है दुर्ग में कोई प्रोसेशन की बात हो रही है तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल दुर्ग के थे और उनको ही टिक कर दोगे आप। तो दिस इज हाउ यू रीच टू द आंसर। ठीक है, तो इसलिए मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में एक साथ सारे लीडर्स का नाम वहां पे। ठीक है, इसके बाद फरवरी 1932 में बिलासपुर में जो आपके बैरिस्टर छेदीलाल थे उन्होंने धरना दिया था, पिकेटिंग की थी, यहाँ अरेस्ट भी हो गए थे वो। ठीक है, बैरिस्टर, आपको बैरिस्टर छेदीलाल कभी दुर्ग में नहीं दिखेंगे, हमेशा बिलासपुर में दिखेंगे। तो समझ आ रही ना चीजें, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा उस पर आप दिमाग लगा लीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक दुर्ग में क्या किया गया, एक हफ्ता बनाया गया था जिसको नेशनल सेक्रीफाइस वीक बोला गया था, नेशनल सेक्रीफाइस वीक। ठीक है, जिसमें बहुत धरना दिया गया था, खादी का प्रमोशन किया गया था, इस टाइप के इवेंट थे इस पूरे वीक में, दुर्ग में मनाया गया था। कहाँ, अगर क्वेश्चन में पूछेगा सीडीएम के टाइम, तो ये वीक दुर्ग में मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। 31 दिसंबर 1932 को घनश्याम सिंह गुप्ता जो थे उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग को लहराया था दुर्ग में, और अरेस्ट भी हो गए थे घनश्याम सिंह गुप्ता। बस इतना ही जानना है आप लोगों को यहाँ से, और कुछ ज्यादा नहीं जानना है। अब चलो नोट्स लिख लो थोड़ा सा जो मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए लिखिए इसमें, तो टॉपिक डालेंगे सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, CDM began in 1932 after arrest of national leaders and dictators were appointed to ensure continuous leadership. Second point, the first dictator of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, ऑब्लिक छत्तीसगढ़ करके लिखना, वॉज पंडित रविशंकर शुक्ला, हु वॉज अपॉइंटेड इन 14 January 1932. The first female dictator was राधाबाई, रायपुर से। ठीक है, इसमें कुछ लिख लीजिए आपका। नेक्स्ट लिखिए वानर सेना इन रायपुर 1932, इसमें लिखिए एक पॉइंट, वानर सेना वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ चिल्ड्रंस ग्रुप, CHILDREN, चिल्ड्रंस ग्रुप फॉर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज, whose founder was बलीराम दुबे एंड डिक्टेटर वॉज यति यतनलाल जैन। जब नाम बोलता हूं ना मैं सब, तो आप कर सकते हो ऐसा, अलग पेन से लिख ले करो, पॉपअप करता है, रेड पेन से लिख ले करो बलीराम दुबे का नाम को। जैसे इसके बाद मैंने क्या बोला, डिक्टेटर, डायरेक्टर कौन थे इसके, यति यतनलाल जैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऐसे एक छोटा सा लाइन लिखा दे रहा हूं, लाठी चार्ज बाय पुलिस ऑन रक्षाबंधन डे 28 August 1932।
अगर क्वेश्चन आ गया ना कि लाठीचार्ज कब हुआ था वानर सेना में इन लोगों के ऊपर, तो आपको याद रहेगा अरे भाई वो तो रक्षाबंधन का दिन था, ऐसे रिवीजन करोगे तो। नेक्स्ट लिखिए सब टॉपिक, लेटर बॉम्ब स्कीम 1932। पहला पॉइंट, द पर्पस वाज टू वार्न ब्रिटिश लॉयल्टीज। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर वाज राम नारायण मिश्रा, और ब्रैकेट में लिख लो हर्षुल, HARSHUL। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, मेथड यूज्ड वाज फास्फोरस बेस्ड एक्सप्लोजिव इन एनवेलप्स। फास्फोरस याद रखना, क्वेश्चन में कहीं आ गया कौन सा केमिकल यूज किया था इन्होंने, फास्फोरस केमिकल राम मिश्रा हर्षुल ने यूज किया था, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलो एक आध में प्रीलिम्स का ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से आपको बताता हूँ। हु वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड डिक्टेटर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ इन 1932? चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, पंडित रविशंकर शुक्ला, इसके बाद सुंदरलाल शर्मा, शंकर राव गौणवले, और आपको और एक नाम दे दिया माधव प्रसाद। तो इसमें कौन टिक करोगे आप, पंडित रविशंकर शुक्ला को टिक करोगे, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ वानर सेना इन रायपुर? डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको ना आंसर पता है, बलीराम दुबे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा द लेटर बॉम्ब स्कीम अगेंस्ट ब्रिटिश लॉयल्टीज इन 1932 वाज प्लान्ड बाय विच लीडर फ्रॉम छत्तीसगढ़? तो यहाँ राम नारायण मिश्रा हर्षुल की नाम लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो एक और टॉपिक आज कंप्लीट कर लेते हैं, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया। एक टॉपिक ना बहुत फेवरेट टॉपिक है ये हमारे सीजी व्यापम और CGPSC में, वो है छत्तीसगढ़ में गांधी जी जो 2 बार आए। सबसे पहले तो आपको गांधी अराइवल देखते हैं, गांधी जी अराइवल। पहला तो वो 2 बार आए, ये पता होना चाहिए आपको। एक NCM के टाइम आए, मतलब 1920s में, एक CDM के टाइम आए, ठीक है। अब थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्वेश्चन आते हैं। अरे ये भी पूछ देता है गांधी जी की गाड़ी कौन चलाया था? 20 दिसंबर 20 दिसंबर 1920, ठंड का टाइम था। क्या था? ठंड का टाइम। 20 दिसंबर 1920 की बात हो रही है। ये डेट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉन्टेक्स्ट इस पर्टिकुलर टाइम पे था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस टाइम पे चल रहा था। गांधी जी आते हैं छत्तीसगढ़। पहला क्वेश्चन बनता है गांधी जी किसके साथ आते हैं? तो गांधी जी के साथ आते हैं मौलाना शौकत अली। गांधी जी के साथ आते हैं मौलाना शौकत अली। क्यों आए थे? क्योंकि गांधी जी यहाँ आए थे भाई। अब मौलाना शौकत अली उस पर्टिकुलर टाइम में खिलाफत मूवमेंट के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। याद करो, खलीफा वाला, तरकी वाला खिलाफत मूवमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, मुस्लिम के खलीफा को ब्रिटिशर्स हटा रहे थे, ओटोमन एम्पायर गिर रहा था, इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट आया, गांधी जी ने सपोर्ट भी किया उनको, और गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली घूम रहे थे। मौलाना शौकत अली जो खिलाफत मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे। इससे हमको ये भी दिखता है कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी अच्छी थी। पर्पस क्या था गांधी जी के विजिट का? पहला पूछेगा कौन कब आए थे, पहला क्वेश्चन किसके साथ आए थे? मौलाना शौकत अली के साथ आए थे, क्योंकि ये खिलाफत मूवमेंट के एक लीडर हुआ करते थे। थर्ड क्वेश्चन बनता है इसमें से, पर्पस क्या था उनके आने का? तो पर्पस था इस विजिट का, सबसे मेन पर्पस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट मोबिलाइज करना। क्या करना? गांधी जी देश देश घूम के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए सपोर्ट को मोबिलाइज कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। और उसी पर्टिकुलर टाइम में तिलक स्वराज फंड के लिए पैसा कलेक्ट करने भी एक बहुत बड़ा क्या था, काम था। तो क्या क्या बोला मैंने? NCM के लिए मोबिलाइज करना, प्लस तिलक फंड के लिए पैसा इकट्ठा करना, बस तिलक फंड। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कैसे आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। इसके बाद व्हाट वर द मेन रीजन, व्हाट वर द मेजर रीजन क्यों गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। ये दो तो बड़े रीजन हो गए।
अब कांदेल कांदेल नहर सत्याग्रह जो हमने पढ़ा है, वहां मैंने बोला था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी के पास जाते हैं और उनको बुला के लाते हैं। कांदेल गांव के सत्याग्रही जो केनाल टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। इस सत्याग्रह ने छत्तीसगढ़ में एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। अच्छा, ये भी याद रखना, कांदेल नहर सत्याग्रह में ब्रिटिशर सिर्फ गांधी जी के अराइवल से मतलब उनको इतना ही पता चला कि गांधी जी आने वाले हैं, उसी के डर से उन लोग क्या कर दिए थे, टैक्स को माफ कर दिए थे वहां पे। तो गांधी जी के आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आए तो बाद में, मगर उन वो आके कुछ नहीं किए यहाँ, उसके पहले ही उन लोग सरेंडर कर दिए ब्रिटिशर्स। तो ये प्रभाव था गांधी जी का। तो एक मेन रीजन था कांदेल नहर सत्याग्रह को अटेंड करना, बट वो खत्म हो चुका था उस टाइम तक गांधी जी के आने के नाम से। किसने इन्विटेशन दिया था गांधी जी को पहली बार छत्तीसगढ़ आने के लिए? तो याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा के इनविटेशन, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पर्सनली गांधी जी को जाके इनवाइट किया था कलकत्ता में। उस टाइम गांधी जी क्या थे, बंगाल के टूर पर थे, बंगाल में मोबिलाइज कर रहे थे लोगों को एनसीएम के लिए। तो वहां गए थे हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा और उन्होंने उनको इनवाइट किया था। सुंदरलाल शर्मा जी का रोल बहुत क्रिटिकल है, इससे हमको पता चलता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहाँ पे हो गया, सुंदरलाल शर्मा याद रख लेना है। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए क्या करना था, इनको मोबिलाइज करना था, लोगों को अवेयरनेस फैलानी थी, और तिलक फंड के लिए इकट्ठा। तो चार मेन रीजन थे, मान के चलोगा, सुंदरलाल जी का जाना, कांदेल नहर सत्याग्रह, एनसीएम के लिए मोबिलाइज करना। तो चार, एक तीर से चार निशाने लग रहे थे, तो इसलिए गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं। तिलक स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था वो तो हमने पढ़ लिया। अब तिलक स्वराज फंड क्या था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए तिलक जो जी थे वो फंड कलेक्ट किया करते थे, जो लोकमान्य तिलक की याद में बनाया गया था। लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था 1920s के टाइम पे। जो आपके होम रूल मूवमेंट में तिलक जी को आपने देखा था, वो उनका डेथ हो गया था इस टाइम। तो उनके नाम पे ये फंड को रखा गया था, तिलक फंड। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या, इंडिपेंडेंस के लिए कलेक्ट करते थे पैसा, तो इनके नाम पे ये फंड रखा गया था, इनकी याद में, इनके सेक्रीफाइसेस के लिए, कि लोग तिलक जी को याद रखें और याद रखें कि हमारे नेशनल लीडर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है इस देश के लिए। अब मेजर इवेंट्स, यार गांधी जी का अराइवल ना मेंस में होगा, 10 नंबर में पूछ देता है, कि डेट फैक्ट, प्रीलिम्स में डेट पूछ देते हैं कि गांधी जी रायपुर में कब भाषण दिए, क्या हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इवेंट्स को हम लोग थोड़ा समझते हैं, पहली बार में क्या होता है। तो 20 दिसंबर को गांधी जी 1920 को अराइव होते हैं छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन, कहाँ अराइवल होगा इनका, तो रायपुर में अराइवल होता है इनका, अराइव्ड एट रायपुर। अब जो गांधी जी रायपुर पहुंचते हैं और गांधी चौक पर एक बहुत बड़ा पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। आज की डेट में वो गांधी चौक है, रायपुर कभी जाओगे तो वहीं पे गांधी जी खड़े होते हैं, इसी के बाद गांधी चौक उसका नाम रख दिया गया। और वहां पे वो एक बहुत बड़े मीटिंग को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे उस पर्टिकुलर मीटिंग में बहुत जोर दिया था। क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबको जुड़ना चाहिए, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हमको बेनिफिट होगा, और क्या जो रिप्रेशन हो रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों हमको नहीं झेलना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने बताई। लोगों को ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ यूनाइट करने की कोशिश की उन्होंने, और फ्यूचर मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए दबाव डाला लोगों पे, कि आप समझो कि हमको फ्यूचर में बनना है, हमको इकट्ठा रहना है, सबको एकजुट रहना है, और हमको आगे आने वाले मूवमेंट में सब साथ काम करना है। ये रायपुर में गांधी चौक में भाषण देने के बाद चले जाते हैं सोने, और उसके बाद नेक्स्ट डे आता है 21 दिसंबर, अ वेरी गुड डे। 21 दिसंबर बहुत अच्छा दिन होता है। 21 दिसंबर 1920 में वो धमतरी जाते हैं और कुरुद जाते हैं। कहाँ जाते हैं, धमतरी एंड कुरुद के दौरे पे निकलते हैं ये। ठीक है, धमतरी और कुरुद रायपुर के पास ही है। गांधी जी रायपुर से धमतरी और कुरुद गए। धमतरी के मकई चौक पर उनका बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। तो कहां पे उनका बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। मकई चौक, मकई चौक, अब धमतरी में आपको ले जा नहीं सकता यहाँ से, मकई चौक है, ये जानना पड़ेगा आपको। तो मकई चौक जब जैसे ही एंटर करोगे वहां पड़ता है। तो जब आप मकई चौक पहुंचते हैं गांधी जी सेंटर पे, तो वहां पे उनका बहुत ग्रैंड वेलकम होता है। उसके बाद जामू हुसैन का एक बाड़ा होता है, रेसिडेंस, जो घर होता था ना पहले, तो घर के पीछे बहुत बड़ा सा आंगन टाइप, मतलब बाड़ा इन द सेंस आंगन नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे, बाड़ा इस बाड़ा। तो बाड़ा मतलब यार बहुत बड़ा सा जगह था उनके घर के पास में, धान वान रखते हैं, पैरा वैरा रखते हैं ना, गाँव में बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उस टाइप से। तो जामा हुसैन, नाम याद रखना किसका बाड़ा था, जामा हुसैन के रेसिडेंट्स में, मतलब जामा हुसैन के बाड़ा पर एक मैसिव गैदरिंग होती है। कहाँ होती है, जामा हुसैन के बाड़े पे।
ठीक है, और वहां पे गांधी जी फिर से क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। क्राउड उसमें इतनी ज्यादा थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्राउड इतनी ज्यादा थी कि उमर सिंह काची ने गांधी जी को अपने शोल्डर पर उठाकर स्टेज तक पहुंचाया था। मतलब इमेजिन, वो बाड़ा पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ था। गांधी जी पतले दुबले से आदमी थे। गांधी जी देखो, शरीर से कुछ नहीं होता, गांधी जी बहुत पतले दुबले आदमी थे, और पूरे देश को मतलब देश हिलता था उनके एक जवान पे, उनके एक बात पे, ब्रिटिशर्स कांप जाते थे। ठीक है, तो बात ये थी, एक लाठी हाथ पे, धोती पहना हुआ आदमी पूरे देश को हिला सकता है, ये याद रखिएगा आप। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये आज की जो आज के जमाने में हम, the people are so much into social media and these things ki they don't understand ki the power of themselves. Gandhi ji understood the power of himself. He was not a very brave आदमी, स्पीच देने में कोई बहुत ब्रेव आदमी नहीं थे। he was a very shy person, but he knew मेरे अंदर क्या है, he knew कि क्या कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो धोती ऐसे ही नहीं पहन ली, वो देश घूमे, उनको समझ आया कि कोट पैंट पहन के लोग कनेक्ट नहीं होंगे मेरे से, मेरे को भी कपड़े त्यागने पड़ेंगे। तो गांधी जी वॉज वेरी कीन, ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्ट पर्सन, बहुत आगे की सोच थी उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाते हैं धमतरी में, तो धमतरी में मैंने बताया आपको हुसैन जी के बाड़े पे जाते हैं और भीड़ बहुत जबरदस्त भरी होती है। अब भीड़ से वो तो निकल नहीं पाते, गांधी जी तो ऐसे दबाव आ देते लोग। तो क्या किया गया, वहां पे उमर सिंह काची थे। कौन थे, उमर सिंह काची। उमर सिंह काची वो गांधी जी को उठाते हैं, अपने कंधे पे बैठाते हैं, और अपने कंधे पे बैठा के स्टेज तक ले जाते हैं। ये एक बहुत ही टचिंग और इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको पता होना चाहिए लोग कितना रेस्पेक्ट करते थे गांधी जी का। इसी पर्टिकुलर टाइम पे आप याद करिए, एक नाम मैंने बताया था, बाजीराव कृदंत। रायपुर में आपका विधानसभा का इलेक्शन याद आ रहा होगा। तो बाजीराव कृदंत ने धमतरी के आस पास के गांव की तरफ से 501 रुपया, कितना रुपया, 501 रुपया का दान दिया तिलक फंड पे। किसने दिया, बाजीराव, बहुत बड़ी बात थी, कृदंत। ठीक है, बाजीराव कृदंत ने 501 रुपया तिलक स्वराज फंड में डोनेट किया इसी टाइम पे, धमतरी पे, जब गांधी जी का अराइवल होता है। इसके बाद गांधी जी ने नत्थू जी जगताप के घर पर लंच किया। यहाँ से निकलते हैं जहाँ गांधी जी हुसैन जी के बाड़े से, स्पीच खत्म होती है। बाजीराव कृदंत 501 रुपया थमाते हैं गांधी जी के हाथ पे तिलक स्वराज फंड के नाम पे, और इसके बाद वो आगे जाएंगे दोपहर में खाना खाने। तो दोपहर के टाइम पे वो खाना खाने जाते हैं नत्थू जी जगताप जी के घर पे, और खाना खाने के बाद वो निकलते हैं नारायण राव मेघावले के घर पे। तो वहां वो रात बिताते हैं, वहां वो रात ठहरते हैं, उनके घर पर ठहरते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें हो गई, नत्थू जी, याद रखना सबको, नत्थू जी जगताप के घर खाना खाते हैं, और इसके बाद सोने चले जाते हैं नारायण राव मेघावले के घर। ठीक, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 501 रुपया से बात हो गई, सारे चीजें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हजारी लाल जैन के कार में बैठकर वो वापस रायपुर चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसकी कार पर बैठ के गए हुए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, धमतरी से वो आते भी नहीं की कार पे, जाते भी नहीं के साथ। हजारी लाल जैन जी के पास कार थी, और उनके साथ बैठ के वो रायपुर चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब 22 दिसंबर 1920 में रायपुर में उनका री अराइवल होता है। तो कहाँ हो गया, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, देखो पहले हमने देखा क्या, 20 तारीख को रायपुर में आए वो। रायपुर से आने के बाद वो मौलाना शौकत अली के साथ आते हैं, और उसके बाद पूरा, अच्छा, मौलाना शौकत अली पूरा घूम रहे हैं उनके साथ। फिर ये सब चीजें मैंने बताई आपको। फिर 20 तारीख को देखते हैं रायपुर के गांधी चौक में स्पीच। 21 तारीख को धमतरी कुरुद के दौरे पे निकलते हैं, वहां जाके वो मकई चौक में, बहुत बड़ा मकई चौक में गजब स्वागत। उसके हुसैन जी के बाड़े में जाते हैं, वहां पे उमर जी उनको कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। 501 रुपये बाजीराव कृदंत देते हैं तिलक स्वराज फंड के लिए। नत्थू जी जगताप जी के घर में लंच करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं नारायण राव मेघावले के जी के घर रेस्ट करते हैं, और अगले मॉर्निंग वो जैन, हजारी लाल जैन के कार में बैठ के रायपुर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज री अराइवल ऑफ गांधी जी एट रायपुर। अब क्या होगा, रायपुर में वापस आएंगे तो वो, जब वो रायपुर में वापस आते हैं गांधी जी, री अराइवल ऑफ गांधी जी होता है रायपुर में, तो गांधी जी ने आनंद समाज पुस्तकालय, आनंद समाज लाइब्रेरी में वुमेन्स की गैदरिंग को एड्रेस किया। क्या किया, आनंद समाज
लाइब्रेरी में वुमेन्स, याद रखना, औरतों के एक सभा को संबोधित किया उन्होंने, वुमेन्स के गैदरिंग को उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया। बनाना चाहो तो जो मैं बना रहा हूं ऐसा बना सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। उन्होंने वुमेन को फाइनेंशियली तिलक स्वराज फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए विनती की वहां पे। वुमेन्स ने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया और क्या बोला उन्होंने, पॉलिटिकल, वो हमको दिखता है कि वुमेन्स जब बहुत सारी आई और वहां दान भी दिया उन लोगों ने, तो ये हमको समझ आता है कि वुमेन्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़ता है। फिर हो जाता है गांधी जी का छत्तीसगढ़ से डिपार्चर, अपना फाइनल एड्रेस देते हैं वो रायपुर में। उसके बाद गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर सेशन पे निकल जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब पहली बार गांधी जी आए थे तो गांधी जी रायपुर से जब निकलते हैं तो वापस कहाँ जाते हैं, तो आईएनसी का नागपुर में जो सेशन चल रहा होता है उस नागपुर के सेशन में जाके वो चले जाते हैं, ठीक है, वहां अटेंड करने के लिए। ये ईयरली सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, फर्स्ट जो गांधी जी का पहला अराइवल हुआ उसके इम्पैक्ट क्या हुए। कांदेल नहर सत्याग्रह खत्म हो गया। इस सत्याग्रह को गांधी जी के आने के नाम से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल गया और ब्रिटिश खत्म हो गए वहां पे। उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया वो टैक्सेस को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया छत्तीसगढ़ से। तिलक स्वराज फंड में कंट्रीब्यूशन हुआ, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वुमेन्स ने दिया, बाजीराव कृदन जी ने दिया वहां पे, जिससे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया में चल रहा था उसको मोबिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज बढ़े। एक्चुअली में वुमेन में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ा। आपने देखा कि क्या आनंद समाज पुस्तकालय में वुमेन्स बहुत सारी आ गई, तो ये आपको समझना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट गांधी जी का सेकेंड विजिट के बारे में। तो गांधी जी दूसरी बार भी आते हैं देश में, सॉरी देश में आएंगे यार, ये हो गया पूरा। अच्छा, ये जो इतना पढ़े ना ये पूरा एनसीएम में हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीट एक बार देख लो, आप लोग को लिखना होगा तो लिख सकते हो उसको, मैं ऐसे नीचे कर लेता हूँ पॉज करके। अब हम लोग पढ़ेंगे सीडीएम के टाइम क्या होता है। जो ये होता है ना सीडीएम के टाइम क्या होता है, सीडीएम के टाइम गांधी जी ने पूरे देश में, पूरे भारत देश में हरिजन अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर को बहुत एडवोकेट किया। उस टाइम घूम घूम के वो फैलाना चाहे कि हरिजन के ऊपर जो रिप्रेशन हो रहा है, सप्रेशन कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए और हरिजन लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जाए, और वेलफेयर के लिए एडवोकेट करने निकले थे वो। इसी कैंपेन के पार्ट में वो 22 से लेके 28 नवंबर के बीच 1933 में छत्तीसगढ़ आते हैं। ठीक है, 1933 में 22 ऑफ नवंबर से लेके 28 ऑफ नवंबर के बीच में गांधी जी का अराइवल होता है छत्तीसगढ़ में। तो वो वहां पे 20 दिसंबर 1920 में आए थे वो, ठीक है। और यहाँ पे आपके आते हैं 22 नवंबर। तो दिसंबर नवंबर याद रखना, दोनों बार ठंडी में ही आए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार ज्यादा ठंडी में आए हैं, पहली बार आए तो एकदम ठंडी आखिरी ठंडी में आए, और दूसरी बार आए तो एक महीने पहले नवंबर 22 को आए हैं, ठीक है। ऐसा याद रख सकते हो, थोड़ा दिमाग में याद रखना है। तो ये दूसरी बार विजिट होता है गांधी जी का। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उनके, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे हरिजन का अपलिफ्टमेंट, क्योंकि उसी के लिए वो देश में घूम रहे थे। हरिजन मतलब जो दलित होते हैं, दलित हुआ करते थे, उनका अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए गांधी जी पूरा देश में घूम रहे थे। उसी के पार्ट में यहाँ छत्तीसगढ़ आए। स्वदेशी एंड सोशल रिफॉर्म को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस एंड सोशल रिफॉर्म को एंकरेज करने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो स्वदेशी एंड सोशल रिफॉर्म सब नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सीडीएम का पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट अवेयरनेस, ठीक है। और आश्रम्स का इंस्पेक्शन करने के लिए, आश्रम और इंस्टीट्यूशन को इंस्पेक्ट करने के लिए जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे यहाँ पे, उसके लिए भी वो आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि उनके साथ कौन आए। पहली बार तो मौलाना शौकत अली आए थे, क्योंकि उस टाइम खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। तो यहाँ पे आते हैं 4 लोग उनके साथ, ठीक है। 4 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 people came with गांधी जी इज दिस एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, 4, एंड दीज वर, इसमें आती हैं इनके साथ मीराबेन। मीराबेन कौन है, गांधी जी की एक डिसिप्लिन थी, ठीक है, ब्रिटिश डिसिप्लिन थी है मीराबेन। नेशनैलिटी उनकी वहां की थी, मगर गांधी जी की वो क्या थी,
स्टूडेंट थी, डिसिप्लिन थी। ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा ये काफी बड़े उस टाइम पे आप बोल सकते हो सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे, हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करते थे ये। तो मीराबेन आई, ठक्कर बप्पा आए, महादेव देसाई आए, महादेव ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, सब याद रखिएगा। तो नहीं भी याद रखोगे तो कौन पूछ रहा है आपको सेक्रेटरी कौन थे, मगर मेरे को ऐसा पता है तो बता देता हूँ। महादेव देसाई जो थे, गांधी जी का पूरा लिखा जोखा, कहाँ जाना क्या करना सब चीज गांधी जी का यही करते थे। और इसके साथ साथ डॉटर ऑफ जमुना लाल बजाज भी आई थी यहाँ पे। नाम याद रखिएगा ये चारों, मीराबेन, ठक्कर बप्पा, महादेव देसाई एंड डॉटर ऑफ जमुनालाल बजाज। अब इसमें की इवेंट्स, वेयर डिड ही गो, तो या उस टाइम पे आपने देखा कि रायपुर और धमतरी कुरुद बस गए और वापस रायपुर से नागपुर चले गए, बट यहाँ पे वो 4 जगह जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं गांधी जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों जगह देखेंगे हम लोग। तो ये आएंगे दुर्ग, दुर्ग के बाद रायपुर, रायपुर के बाद धमतरी, धमतरी के बाद बिलासपुर। तो ये दुर्ग जाएंगे, फिर आपका रायपुर जाएंगे, धमतरी जाएंगे और बिलासपुर भी जाएंगे इस टाइम। तो मतलब छत्तीसगढ़ में काफी घूमा उन्होंने इस टाइम। उस टाइम तो देखे ना आप 2 ही दिन के लिए आए थे, इस टाइम तो पूरा एक हफ्ता टाइप से आ गए ना। देखो ना कितने दिन के लिए आए, 22 से लेकर 28, 6 दिन का टाइम है यहाँ पे भाई। क्या करेंगे, एक ही जगह थोड़ी ना रहेंगे, गांधी जी हैं वो। ठीक है। वॉट वर द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द गांधी जी सेकेंड विजिट, डेट वाइज वी विल टॉक अबाउट इट। पहले कहाँ है क्या हुआ, तो 22 नवंबर 1933, 22 नवंबर 1933 में वो क्या करते हैं, दुर्ग में उनका अराइवल होता है। 22 नवंबर 1933 में दुर्ग अराइवल होता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो गया आपका। सबसे पहले वो इस टाइम रायपुर नहीं आए हैं, इस टाइम उनका पहला आते हैं वो कहाँ, दुर्ग आते हैं। गांधी जी दुर्ग पहुंचते हैं 22 तारीख को। धमतरी के फिर से वही हजारी लाल जैन ने गांधी जी को पूरे जर्नी में क्या किया, अकॉम्प्लिश किया। मतलब गांधी जी के ड्राइवर कौन थे पूरे जर्नी में, गांधी जी किसकी कार में पूरा जर्नी किए पूरा इस 6 दिन। तो गांधी जी के साथ 6 दिन पूरा हजारी लाल जैन जी थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हजारी लाल जैन जब भी छत्तीसगढ़ आए गांधी जी, हजारी लाल जैन जी उनके साथ घूमे। तो हजारी लाल जी जैन जी ने उनको वहां पे आते हैं जब गांधी जी, तो उनके साथ कार में बैठते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसके बाद उन्हें, जब गांधी जी आते हैं, उन्होंने दुर्ग में मोती तालाब के पास एक लार्ज पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। कहां पे किया, तो याद रखिएगा मोती तालाब के पास, मोती तालाब के पास गांधी जी ने एक लार्ज मीटिंग को एड्रेस किया दुर्ग में। और उसके बाद वो दुर्ग से रायपुर कुम्हारी के रास्ते ट्रेवल कर जाते हैं। आज भी हम लोग कुम्हारी की तरफ से ही ट्रेवल करते हैं, तो गांधी जी भी कुम्हारी की तरफ से ही ट्रेवल कर लिए। ठीक है, तो गांधी जी भी कुम्हारी की तरफ से, रायपुर से कुम्हारी होते हुए, दुर्ग से कुम्हारी होते हुए रायपुर ट्रेवल कर जाते हैं। तो दुर्ग से इतना याद रखना, मोती तालाब के पास क्या किया उन्होंने, एड्रेस किया, हजारी लाल जी के कार में बैठ के चले गए। फिर ये होता है नेक्स्ट डे 23 नवंबर 1933 में ये रायपुर में स्टे करते हैं। उस टाइम पे रायपुर के आमापारा चौक पर उनका एक ग्रैंड वेलकम होता है, जैसे वहां मकई चौक में हुआ था धमतरी में, वैसी टाइप से। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आमापारा चौक। अब रायपुर में कोई रहता है आप लोगों में तो आपको पता होगा आमापारा चौक है आज भी वहां। आमापारा चौक में इनका ग्रैंड वेलकम होता है और पंडित रविशंकर शुक्ला जी के रेसिडेंस में जाके वो ठहरते हैं, उन्हीं के घर में वो रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, ये हो गया पंडित रवि शंकर शुक्ला के रेसिडेंस में। इसके बाद विक्टोरिया गार्डन, जो आज की डेट में मोती बाग आप लोग देखते हो ना, उसको पहले विक्टोरिया गार्डन बोला जाता था। मोती बाग में एक स्वदेशी एग्जीबिशन को इनॉग्रेट करते हैं वो, वहां पे स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी गुड्स का एक एग्जीबिशन लगा होता है, उसका इनॉग्रेशन फीता काटने जाते हैं गांधी जी। ठीक है, मोती बाग, या इसको और क्या विक्टोरिया गार्डन भी बोलते थे। ठीक, इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हैं वो, जिसमें सेल्फ रिलायंस और हरिजन वेलफेयर को प्रमोट करने की बात करते हैं गांधी जी। इसके बाद 24 नवंबर 1933 में रायपुर में कुछ और काम करते हैं वो, मतलब रायपुर में 2 दिन रुकते हैं। इसके बाद आता है डेट क्या, 24 नवंबर 1933, यहाँ पे भी वो रायपुर में रहते हैं। और इस टाइम लॉरी स्कूल, जो आज की डेट में सप्रे हाई स्कूल हो गया है, लॉरी स्कूल पहले उनका नाम था, लॉरी स्कूल या सप्रे हाई स्कूल,
आज की डेट में लॉरी स्कूल या सपरे, ठीक है, हाई स्कूल। यहाँ वो जाते हैं और यहाँ पे एक बहुत लार्ज मीटिंग को एड्रेस करते हैं, ठीक है, मीटिंग को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन याद में यही आएगा कि रायपुर में जब सेकंड टाइम वो आए तो एक लार्ज मीटिंग को किस स्कूल में उन्होंने एड्रेस किया, तो लॉरी स्कूल उसका नाम था, या सप्रे स्कूल देगा तो भी उसका नाम सही होगा। यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ला के रन किए गए सतनामी आश्रम पे विजिट करते हैं ये। पंडित रविशंकर शुक्ला उस टाइम पे रायपुर में क्या है, एक सतनामी आश्रम स्टेब्लिश किए होते हैं। उस सतनामी आश्रम में जाके वो लोगों से मिलते हैं, वो आश्रम को देखते हैं। इसके बाद वो मौदापारा, जैसे अब रायपुर में जाते हैं ना, मौदापारा है, मौदापारा में हरिजन से बात की उन्होंने वहां जाके, और उनके साथ पुरानी बस्ती के एक मंदिर में एंट्री की उन्होंने। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, वो सेकेंड डे में जब वो रुके होते हैं तो सेकेंड डे में सबसे पहले वो क्या करते हैं, लॉरी स्कूल में जाके एक स्पीच देते हैं, मीटिंग करते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया, वो पंडित रविशंकर शुक्ला, नहीं सॉरी, जो आपके सुंदरलाल शर्मा है, सुंदरलाल शर्मा, उन्होंने जो सतनामी आश्रम बनाया था उसको, सतनामी आश्रम को वो विजिट करते हैं। और इसके बाद सतनामी आश्रम को विजिट करने के बाद वो जाते हैं मौधापारा, और मौधापारा में जाके हरिजन से बात करते हैं, और उनके साथ फिर वो इकट्ठा होके पुरानी बस्ती में तालाब के पास एक मंदिर है, उस तालाब के पास में मंदिर में पुरानी बस्ती में वो जाते हैं, और उस मंदिर में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंड दिस वाज अ वेरी सिंबॉलिक एक्ट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ था गांधी जी का। यहाँ पर गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को हरिजन अपलिफ्टमेंट मूवमेंट में अपना गुरु डिक्लेयर किया था। तो इसीलिए मैं एक दो बार बोला हूं, गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु डिक्लेयर किया था। तो हरिजन के लिए काम गांधी जी के अराइवल के पहले से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। तो जब इन लोग जाते हैं यहाँ पे, जब इस मंदिर में, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को गांधी जी इसी टाइम पे बोलते हैं, ये मेरे गुरु हैं हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा को हरिजन अपलिफ्टमेंट मूवमेंट में अपना गुरु डिक्लेयर किया गांधी जी ने। दिस इज अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम द डे, नेक्स्ट फिर चले जाते हैं रविशंकर शुक्ला जी के घर, वहां जाके फिर सो जाएंगे ये। तो 24 तारीख खत्म हो गई, तो 23-24 निपटा। अब 25 तारीख चलते हैं, तो 25 तारीख में वो चले जाते हैं धमतरी। तो 25 नवंबर 1933 को धमतरी का दौरा करते हैं ये। धमतरी गांधी जी को बहुत पसंद था, पहली बात तो ये है, ठीक है। गांधी जी धमतरी पहुंचते हैं, जो पर्टिकुलर जगह फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत जाना जाता है। काकीनाडा सत्याग्रह याद करो, गंतरी से भर भर के लोग गए थे, ठीक है। वहां पे फिर वो मकई चौक पर उनका ग्रैंड वेलकम होता है जैसे ही वो पहुंचते हैं, और इस टाइम वो दाजी मराठी गर्ल्स स्कूल में एक गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। कहा, लास्ट टाइम हुसैन जी के बाड़ा था, तो यहाँ पे इस टाइम दाजी मराठी गर्ल्स स्कूल में एड्रेस करते हैं। वो कहाँ करते हैं, दाजी मराठी गर्ल्स स्कूल में। वहां पे जाने के बाद वो वुमेन्स को हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज करते हैं। और इस टाइम पे फिर नारायण राव मेघावले जी ने हरिजन फंड के लिए 501 रुपया का डोनेशन दिया उनको। तो यहाँ पे 2 बार डोनेशन जब भी आए गांधी जी, तो 501 रुपया पहली बार उनको तिलक स्वराज फंड के लिए बाजीराव कृदंत ने दिया, और दूसरी बार जब वो आते हैं तो नारायण राव मेघावले जी ने इसी धमतरी में, दोनों बार उनको फंड में पैसा जो 501 मिला है धमतरी में ही मिला है। पहली बार बाजीराव कृदंत ने दिया था, दूसरी बार नारायण राव मेघावले ने उनको 501 रुपए दिया। इस टाइम 501 रुपया उनको किस चीज के लिए मिला, 501 रुपीज, तो उनको मिलता है हरिजन अपलिफ्टमेंट फंड के लिए। हरिजन अपलिफ्टमेंट फंड के लिए देते हैं, कौन देते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, नारायण राव मेघावले, ठीक है। उन्होंने धमतरी के एक्टिविज्म को बरदोली से कंपेयर किया। तो उन्होंने वहां पे क्या बोला गांधी जी ने, कि ये छत्तीसगढ़ का बरदोली है, ठीक है। जो फेमस बरदोली सत्याग्रह हुआ था उस टाइम पे हुआ था, उसका रेफरेंस लेते हुए उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ का बरदोली क्या है, धमतरी है। धमतरी बरदोली में उस टाइम सत्याग्रह हुआ था, सक्सेसफुल है, ठीक है। तो उसी के चक्कर में उन्होंने बोला था कि धमतरी में इतने मेरे को पावरफुल लोग दिखते हैं, इतना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता है मेरे को नेशनल मूवमेंट के लिए, तो ये मेरे को बरदोली ही टाइप दिखता है। अगर क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस जगह को बरदोली ऑफ छत्तीसगढ़ बोला, तो वो आपका धमतरी ही होगा। फिर सेम डे वो वापस रायपुर लौट आते हैं, तो यहाँ रुकने का हिसाब नहीं है।
लास्ट टाइम जैसे वो नत्थू जी जगताप जी के घर खाना खा के नारायण राव मेघावले के घर रुके थे धमतरी में, वैसा नहीं है। फिर वो वापसी चले जाते हैं कहाँ, रायपुर की ओर। और 25 और 26 के टाइम पे फिर रायपुर में जाने के बाद वो फिर चले जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला जी के घर। और अगले दिन 25-26 तारीख को इसके बाद नहीं, रायपुर, सॉरी सॉरी, रायपुर नहीं निकलेंगे अब धमतरी से निकलेंगे वो सीधा वहां से निकल जाएंगे बिलासपुर। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका 25 तारीख था, तो ये 25 तारीख के बाद ये सीधा बिलासपुर निकल जाएंगे और 25 नवंबर और 26 नवंबर को ये बिलासपुर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, बिलासपुर में ही रहेंगे। तो 25 नवंबर 1933 को बिलासपुर पहुंचते हैं वो। बैरिस्टर छेदीलाल ने उनका वेलकम किया और वहां वो कुंज बिहारी अग्निहोत्री के रेसिडेंस पर ठहरे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्या बनेगा आपका कि किसने इनको वेलकम किया। तो यहाँ पे मेरे को आपको बताना है कि क्या बोला मैंने, बैरिस्टर बैरिस्टर छेदीलाल, सब नाम याद रखना, छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल ने इनका वेलकम किया बिलासपुर में। और वेलकम होने के बाद थोड़ा बातचीत करते हैं इन लोगों को। बातचीत करने के बाद कुंज बिहारी अग्निहोत्री जी के रेसिडेंस पर ठहरते हैं। कुंज बिहारी अग्निहोत्री इनके रेसिडेंस में जाके गांधी जी ठहरते हैं। 20 अब रात हो गई है, 25 तारीख को धमतरी में थे, फिर बिलासपुर आए तो रात हो गई है यहाँ तक। 26 नवंबर को गांधी चौक पर एक मैसिव गैदरिंग को इकट्ठा की जाती है और वहां पे गांधी जी स्पीच देते हैं। बहुत अच्छा, गांधी चौक में एक मैसिव गैदरिंग होती है, वहां वो स्पीच देते हैं। हरिजन हरिजन जो फंड होता है उसके सिग्निफिकेंस के लिए वो बताते हैं, कंट्रीब्यूशन वहां पे रिसीव करते हैं वो। और भाटापारा के रास्ते वो रायपुर के लिए निकल जाते हैं। जब रायपुर से आप बिलासपुर से आओगे तो लिमतरा के पास से आप भाटापारा जाते हो, लिमतरा नान घाट, बिलासपुर आए, बिलासपुर से निकले नान घाट आएगा आपका, नान घाट क्रॉस करोगे तो लिमतरा आएगा राइट हैंड साइड पे, तो लिमतरा घुसोगे तो भाटापारा आएगा। तो वैसे ही वो भाटापारा होते हुए आपका कहाँ आते हैं, वापस रायपुर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिलासपुर के बाद ही केम बैक टू रायपुर, और रायपुर के बाद वो वहां पे एक दिन और रुकते हैं, रात में आते हैं। फिर 28 तारीख को ये रायपुर से वो 28 तारीख को क्या है, वो छत्तीसगढ़ से डिपार्चर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 28 नवंबर को गांधी जी का डिपार्चर हो जाता है। तो ये हो गया गांधी जी का पूरा अराइवल के बारे में बात। बहुत डीप में मैंने बताया है, इतना डीप में आपको गांधी जी के बारे में शायद ही कोई बताएगा। इतना डेप्थ में मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक जगह कुछ ना छोड़ू मैं, कहाँ पे रुके गांधी जी, कहाँ खाना खाए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, नेवर एवर लीव एनीथिंग वाला मेरा समझना है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, कुछ नोट्स लिखना है जिन लोगों को, लिखिए गांधी जी इज फर्स्ट विजिट, ब्रैकेट में लिखिए दिसंबर 20, 1920। पहला पॉइंट लिखिए, द पर्पस वॉज टू गेन सपोर्ट फॉर NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड रेज तिलक स्वराज फंड। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज accompanied, ACCOMPANIED, मतलब किसके साथ आए थे, accompanied बाय मौलाना शौकत अली। नेक्स्ट पॉइंट, इनवाइटेड बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा फॉर कांदेल कैनाल सत्याग्रह। नेक्स्ट लिखिए, की इवेंट करके लिखना, उसके अंदर पॉइंट्स लिखना। रायपुर में सबसे पहले ही एड्रेस्ड एट गांधी चौक, 28 दिसंबर 1920 ही एड्रेस्ड एट गांधी चौक। नेक्स्ट लिखिए, 21 दिसंबर 1920 he was welcomed at Makai Chowk in Dhamtari, where Umar Singh Kachi carried Gandhi ji in his shoulder at Hussein's Bada, Jammu Hussein's Bada, to stage where Baji Rao Kridant donated rupees 501 for Tilak Swaraj Fund, and he stayed at Narayan Rao Meghawale's home after having lunch at Nathuji Jagtap's home. नेक्स्ट लिखिए, गांधी जी सेकेंड अराइवल, नवंबर 22
टू नवंबर 28, 1933। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द ऑब्जेक्टिव वॉज हरिजन अपलिफ्टमेंट, स्वदेशी एंड सोशल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, he was accompanied by मीराबेन, ठक्कर बप्पा, महादेव देसाई, सब नाम लिखे हैं स्क्रीन पे, एंड डॉटर ऑफ जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट लिखिए, की इवेंट्स करके लिखिएगा। 22 नवंबर ही रीच्ड दुर्ग एंड एड्रेस्ड अ मीटिंग एट मोती तालाब वेयर ही वॉज accompanied by हजारीलाल जैन। नेक्स्ट पॉइंट, 23 नवंबर 1933 में बार बार नहीं लिखा ना, 23 नवंबर ही 23 नवंबर एट रायपुर ही स्टेड एट पंडित रविशंकर शुक्ला's home and inaugurated स्वदेशी एग्जीबिशन एट विक्टोरिया गार्डन। विक्टोरिया गार्डन ब्रैकेट में मोती बाग लिख लो आज की डेट में जो है। नेक्स्ट लिखिए, 24 नवंबर कॉमा रायपुर he visited सतनामी आश्रम, ब्रैकेट में लिखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, मतलब उनका था इसलिए याद रहेगा आपको, उन्होंने ही बनवाया था। आफ्टर दैट ही वेंट टू मौधापारा एंड टॉक विथ हरिजन्स। thereafter they went to पुरानी बस्तीज टेम्पल with हरिजन्स। Also, he declared Pandit Sundarlal Sharma his guru in Harijan upliftment. Next point लिखिए, 25 नवंबर धमतरी at Makai Chowk Gandhi ji was welcomed. After that he addressed at Daji Marathi Girls School where Narayan Rao Meghawale donated ₹501 for Harijan Upliftment Fund. Also, Gandhi ji compared Dhamtari with Bardoli. Next point, 25th November, 26th November, Bilaspur. He was welcomed by Barrister Chedilal and addressed at Gandhi Chowk. ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो आप लोग कि ही स्टेड एट कुंज बिहारी अग्निहोत्रीज होम एट बिलासपुर। आफ्टर दैट ही वेंट टू रायपुर, और रायपुर से वो चले जाते हैं फिर। ठीक है, तो चलिए ये आज का हमारा टॉपिक हो गया, खत्म हो गया। इससे ज्यादा हम लोगों को अब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। गांधी जी का विजिट बहुत डीप में है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आ रहा है तो कोई नहीं बना पाएगा भाई इसके बाद। अब इतना नहीं बता पाएंगे हम लोग, गांधी जी अब निकले हैं तो मतलब दुर्ग से कौन सा रास्ता बता दिया हमने, हर चीज इतना बता सकते थे। अब वो एक आध रास्ता मुड़ गए होंगे, हमको नहीं पता है, वो क्वेश्चन पूछ देगा तो मत बोलना। इससे ज्यादा तो नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना डीप तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जा रहे हैं ये गाड़ी कौन चलाया था ये, तो इसलिए मैंने हर चीज बता दिया, कहाँ खाना खाए, कहाँ क्या किए। दिस इज द डीपेस्ट विच भी हमारे पास नोट्स में कहीं भी मिलता है अवेलेबल। अब अपने से तो नहीं बता पाएंगे कि गांधी जी ने यहाँ पे भी रुक गए, वहां पे भी रुक गए, जितना एक्चुअल में हिस्ट्री में लिखा गया है उतना ये है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन रिवाइज करिएगा बहुत अच्छे से। कोई डाउट आ रहा है डू कांटेक्ट मी डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं है, जब मन कर रहा है करो। डाउट्स दिमाग में नहीं रखना है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड गाइस स्टडी। अब टाइम आ रहा है पढ़ने का, पढ़ना चालू करो सब लोग अच्छे से, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।